SHR और SHL, SH का मतलब होता है शिफ्ट, ठीक है। सो शिफ्ट राइट एंड शिफ्ट लेफ्ट। तो शिफ्ट राइट और शिफ्ट लेफ्ट आपका ऑपरेशन है, बहुत ही बेसिक सी चीज है। देखो शिफ्ट राइट है, इसका मतलब राइट साइड वो होती है जिस हाथ से हम लिखते हैं, अगर आप लेफ्टी हो तो अलग बात है, बट अदरवाइज राइट साइड इज द वन वेयर वी राइट। सो दिस इज शिफ्ट लेफ्ट। अब होता क्या है कि आपको 8 बिट की वैल्यू डायरेक्ट दी जा सकती है क्वेश्चन में, लाइक ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है। सो इट इज 8 बिट्स ऑफ वैल्यू। आपको ये डेसिमल में भी दे सकते हैं, जैसे 75 को बोलेंगे राइट शिफ्ट करो, तो पहले आपको 75 का बाइनरी निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो 75 का आपको बाइनरी निकालना पड़ेगा। अब इसमें क्या होगा, ये वाली जो बिट है ये हो जाएगी ड्रॉप, राइट मोस्ट बिट, और आपके पास बचेगा 0 0 1 1 0 0 1, और दूसरी साइड से एक 0 ऐड हो जाएगा, ठीक है। देखा, तभी मैंने बोल दिया जिस हाथ से लिखते हैं, पर लेफ्टी के केस में अलग हो जाएगा ना। सो ये शिफ्ट राइट है। अगर आप इसको शिफ्ट लेफ्ट कर रहे होते तो ये वाली बिट डिस्कार्ड हो जाती और दूसरी साइड से एक 0 ऐड हो जाता। सो वी विल बी एडिंग अ 0 ऑन दी अदर साइड, ठीक है। इज इट क्लियर अनुराग? अगर इसी की जगह सर्कुलर हो जाएगा तो जिस बिट को आप डिस्कार्ड कर रहे हो उसी को दूसरी तरफ से ऐड करोगे। जैसे यहां से 1 डिस्कार्ड हुआ है तो दूसरी तरफ से भी 1 ही ऐड होगा। इज इट क्लियर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोड डू वी हैव? कोड देखो, एक तो आपके पास सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड जिसको आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हो, ठीक है। सोर्स कोड इज द वन विच आई एम राइटिंग इन अ हाई लेवल लैंग्वेज। फिर उसके बाद जब आप उसे कंपाइल या इंटरप्रेट करते हो तो आपके पास बनता है ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। सो जो नॉर्मल लैंग्वेजेस हैं, जैसे सी हो गई, C++ है, पाइथन है, कोबोल है, बेसिक है, सो ये जो लैंग्वेजेस हैं इसमें हमारे पास सोर्स कोड से सीधे ऑब्जेक्ट कोड आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास होता है सोर्स कोड, ये जाता है ट्रांसलेटर के पास, ट्रांसलेटर आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर कुछ भी हो सकता है, और फिर हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट कोड। सो सोर्स कोड इज हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, और ये आपका मशीन या बाइनरी लैंग्वेज कोड होता है, ठीक है। बट जावा एक अकेली लैंग्वेज है जो सीधे मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होती। तो सोर्स कोड से पहले वो जाती है कंपाइलर के पास, क्योंकि जावा कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज करता है। तो बीच में जनरेट होता है एक और कोड जिसको बाइट कोड कहते हैं। फिर वो बाइट कोड जाता है इंटरप्रेटर के पास, और फिर जाकर आपका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है। इसलिए कहते हैं कि जावा इज दी हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज। हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज मतलब किसी भी तरह के कंप्यूटर पे आपका जावा का सॉफ्टवेयर चल जाता है जो जावा में बना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, Pulkit, answer should be operating system. An operating system tells a computer how to use its components. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शंस में नहीं है तो डिवाइस ड्राइवर्स लोगे। If it's not in the options operating system, then you will go for device drivers. Akash, Pulkit, is your doubt solved? जतिन पूछ रहा है मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। दीपांशु ने पूछा था कॉम्प्लेक्सिटी पहले, ओके। देखो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, कोई भी एल्गोरिथम जब कंप्यूटर में काम करता है तो उसको काम करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कंप्लीट दैट टास्क। सो बेसिकली हमारे पास टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि हाउ मच टाइम एन एल्गोरिथम टेक्स, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि हाउ मच स्पेस एन एल्गोरिथम टेक्स। ऑल्दो देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द टू। ट्रेड ऑफ का मतलब है कि अगर आप टाइम बचाओगे तो स्पेस ज्यादा चाहिए होगा, अगर स्पेस बचाओगे तो टाइम ज्यादा चाहिए होगा। लेकिन हम एल्गोरिथम्स को कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज टाइम रिक्वायर्ड
by an algorithm to solve a problem. इसको लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं. ओमेगा नोटेशन होता है, थीटा नोटेशन होता है एंड बिग ओ नोटेशन होता है. सो जनरली हम बिग ओ नोटेशन यूज करते हैं. कोई भी सिंगल स्टेटमेंट को कितना टाइम लगता है? O1. एनी सिंगल स्टेटमेंट टेक्स टाइम ऑफ 1. सो O1 का मतलब है इट विल टेक 1 साइकिल ऑफ टाइम. लेकिन अगर आपका एक लूप है जो n टाइम्स चल रहा है, मतलब ये सिंगल स्टेटमेंट n टाइम्स रिपीट हो रही है. अगर वो n टाइम्स रिपीट हो रही है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ON हो जाएगी. और अगर नेस्टेड लूप है, अभी आपको अगर कोडिंग आती है तो आपको नेस्टेड लूप पता होगा, लेकिन अगर आपने कभी पाइथन भी नहीं पढ़ा है सो यू वोंट बी नोइंग इट. सो नेस्टेड लूप की कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा n² होती है. अभी बता रही हूँ प्राची. वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? हेलो हेलो हेलो. आपकी आवाज नहीं आ रही है. बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है. 3168.23 का अगर आपको 9s और 10s कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप 999.99 में से माइनस करोगे इस चीज को, तो आपके पास आ जाएगा 9 - 3 6, 9 - 2 7, 9 - 8 1, 9 - 6 3, 9 - 1 8, 9 - 3 6. और लास्ट डिजिट में आपको 1 ऐड करना होता है. सो लास्ट डिजिट में जब आप 1 ऐड करोगे तो आपके पास 10s कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा. सो ये आपका 9s कॉम्प्लीमेंट है और ये आपका 10s कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है. सिमिलर वे हम 2s एंड 1s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं. सो 2s एंड 1s कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या होता है, आप पहले 1 1 1 में से माइनस करोगे और माइनस करने के बाद फिर आप उसमें +1 करोगे टू गेट 2s कॉम्प्लीमेंट. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी एक वैल्यू है, ये आपकी 8 बिट्स हो गई. ठीक है. दिस इज अ नंबर. आपको डेसिमल में भी दे सकते हैं, तो पहले आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करोगे, उसको 8 बिट्स में लिखोगे. अब इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसको सारे 1s में से माइनस करना है. बेसिकली जो जीरोस हैं वो 1 बन जाते हैं इससे, और जो 1 है वो 0 बन जाते हैं. सो ये आ जाएगा. इसमें हम लास्ट बिट में +1 करेंगे, तो 1 + 1 इज 0, कैरी 1. 1 + 1 इज 0, कैरी 1. 1 + 1 इज 0, कैरी 1. तो यहाँ 1 आ जाएगा. सो इट्स 0. तो इसका 2s कॉम्प्लीमेंट जो है वो ये हो जाएगा. सो दिस इज 2s कॉम्प्लीमेंट. और ये जो आया था दिस इज 1s कॉम्प्लीमेंट. नहीं देखो, अगर आपके पास जो भी बेस है ना, हमारे पास 4 बेस है. वी हैव बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल. अगर आप बाइनरी वाले कॉम्प्लीमेंट्स निकाल रहे हो तो आप 1 1 में से माइनस करोगे, +1 करोगे ताकि 2s कॉम्प्लीमेंट आ जाए. अगर ऑक्टल नंबर है, आपको 8s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आप 7 7 7 में से माइनस करोगे, +1 करोगे ताकि 8s कॉम्प्लीमेंट आ जाए. डेसिमल में होता है 9s एंड 10s कॉम्प्लीमेंट, और हेक्साडेसिमल में होता है 15 एंड 16s कॉम्प्लीमेंट. तो 15 कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको एफ 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 में से माइनस करना पड़ेगा, मतलब 15 15 15 में से माइनस करेंगे और लास्ट वाली वैल्यू में +1 कर देंगे. ठीक है. वो अपनी तरफ से भी कोई बेस बोल सकते हैं. वो कह सकते हैं कि मान लो नंबर सिस्टम का बेस है 12. ठीक है. सो नंबर सिस्टम का बेस है 12. अब उसका 11 और 12 कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो आप 11 11 11 में से माइनस करोगे, +1 करोगे तो 12 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. 10s कॉम्प्लीमेंट +1 करके सहजप्रीत, ये ऊपर आया ना 9s कॉम्प्लीमेंट, तो जो भी 9s कॉम्प्लीमेंट आएगा उसमें +1 कर दो तो वो 10s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. सीधे नहीं निकल सकता 10s कॉम्प्लीमेंट. सीधे ना तो आपका 2s कॉम्प्लीमेंट निकलता है, ना ही 10s कॉम्प्लीमेंट निकलता है. आपको हमेशा पहले बेस -1 का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, फिर उसमें +1 करोगे ताकि बेस का कॉम्प्लीमेंट आए. ठीक है.
सो जिस भी बेस का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं उससे पहले बेस -1 का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है, +1 करके बेस का कॉम्प्लीमेंट आता है। डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। बेटा सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ ब्रॉडर टर्म, उसमें और भी चीजें आती हैं अवनी। So system software is something where we can have any type of software which helps your computer to work, right? तो operating system is one of the major thing in that. तो सबसे बड़ी चीज उसके अंदर operating system होती है। उसके अलावा उसमें utility softwares जैसे कि device drivers, antivirus, ये सब भी आ जाते हैं। फिर आपके language processors आ जाते हैं, जैसे कि आपका Python IDLE हो गया, PyCharm हो गया, Turbo C++ हो गया, है ना, JDBC हो गया, वो लैंग्वेज प्रोसेसर्स में आ जाते हैं। 15 और 16 कॉम्प्लीमेंट, ओके। मान लो आपके पास नंबर है A59D, ठीक है, इसका आपको 15 और 16 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आप क्या करोगे, दिस इज अ हेक्साडेसिमल नंबर, इसको हम माइनस करेंगे। सो माइनस करके क्या आएगा, F में से D को माइनस करो, DEF 2 आ जाएगा। 15 में से 9 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। 15 में से 5 को माइनस करेंगे 10 आएगा, 10 स्टैंड्स फॉर A। 15 में से 10 को माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। यही हुआ ना, ये क्या हो गया आपका 15 कॉम्प्लीमेंट। फिर इसमें आप यहाँ +1 कर दोगे तो ये आपके पास 16 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना है कि जब +1 करेंगे, अगर बाय चांस यहाँ पर F है, तो अगर यहाँ पर F हुआ तो F +1 16 होता है, तो इन दैट केस यहाँ 0 हो जाएगा और इधर 1 ऐड हो जाएगा, क्योंकि 15 के बाद हमारे पास अगला डिजिट 0 आएगा और पीछे 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 6 का 7 बन जाता अगर यहाँ F होता तो। बट दिस इज हाउ यू कैन गेट 15 एंड 16 कॉम्प्लीमेंट। किसी का डाउट अगर मिस हो गया है तो प्लीज टाइप इट अगेन इफ आई हैव मिस्ड एनीवन्स क्वेश्चन अबव। मल्टीटास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग जतिन ने कुछ पूछा था ना। जतिन, व्हाट वाज दैट? मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक ही जॉब के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए हैं, ठीक है। और हाँ देखो, मल्टीटास्किंग इज कि आपकी एक ही जॉब के सब पार्ट्स कर दिए हैं और वो सब पार्ट्स साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं इन डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ सीपीयू। जैसे हो सकता है एक ब्लॉक आपका ALU में चल रहा है, एक ब्लॉक आपका मेमोरी में कुछ इनपुट आउटपुट ले रहा है। सो एक ही जॉब के मल्टीपल पार्ट्स हैं and those multiple parts are being executed simultaneously in different processing blocks. उसे कहते हैं multitasking. मल्टी प्रोग्रामिंग में साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन नहीं होती है। मल्टी प्रोग्रामिंग में वी कीप नंबर ऑफ जॉब्स इन रैम। रैम में जो जगह है हमने किया था, रैम को वेटिंग एरिया कहते हैं, या फिर रैम को आप रेडी क्यू भी कह सकते हो कि भाई जॉब्स आर रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड। सो आपका प्रोसेसर रैम में से एक जॉब लेता है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। जब वो जॉब को प्रोसेसर की जरूरत नहीं है, इट गोज फॉर सम अदर ऑपरेशन, इट डज नॉट नीड CPU, इट इज मे बी इन्वॉल्व इन इनपुट और आउटपुट, तो प्रोसेसर अगली जॉब ले लेता है, उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। तो प्रोसेसर खाली नहीं बैठता, वो एक जॉब लेता है, फिर दूसरी जॉब लेता है, फिर स्विच करता रहता है जॉब्स के बीच में। सो जैसे जैसे यूजर को जरूरत पड़ती है वैसे वैसे प्रोसेसर स्विचेस बिटवीन द जॉब्स, एंड दैट इज मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोसेसिंग में प्रोसेसर एक से ज्यादा होते हैं आशीष। मल्टी प्रोग्रामिंग में प्रोसेसर एक ही है, इट कीप्स स्विचिंग बिटवीन द जॉब्स। मल्टी प्रोसेसिंग होती है जहां पे आपके पास 2 CPU हो, जैसे हम डुअल कोर कहते हैं, 4 CPU हो जैसे हम क्वाड कोर कहते हैं, 8 हो जैसे हम ऑक्टा कोर कहते हैं। कॉलम विच यूनिकली आइडेंटिफाइज द रोज ऑफ अ टेबल इज प्राइमरी की। जो आपके टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है उसे हम प्राइमरी की कहते हैं। सो आपके पास DBMS में आपको ये कीज पता होनी चाहिए। सो जिस कॉलम के थ्रू हम यूनिकली एक रो को आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज प्राइमरी की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है सूरज। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द ब्रॉड क्लासिफिकेशन। नहीं, कैंडिडेट की इज नॉट द आंसर, प्राइमरी की इज द आंसर। कैंडिडेट कीज भी यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, बट हम प्राइमरी की एक ही बनाते हैं।
सो इसका आंसर जो होगा दैट शुड बी प्राइमरी की। सो आपके पास जब हम कीज की बात करते हैं डेटाबेस में, सो वी हैव, सबसे पहले हमारे पास डिसाइड होती हैं कैंडिडेट कीज। क्यों डिसाइड होती हैं? क्योंकि प्राइमरी की बनाने से पहले हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कॉलम्स हैं जिन्हें प्राइमरी की बनाया जा सकता है। सो कैंडिडेट कीज आर दी attributes or columns which can be used as a primary key। अंशिका एक मिनट बता रहे हैं। सो attributes और columns which can be used as a primary key are candidate keys। उसमें से हम किसी एक को प्राइमरी की बना लेते हैं। सो किसी एक कॉलम को प्राइमरी की बना लेते हैं। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, ठीक है। किसी एक को ही आप प्राइमरी की बना सकते हो। जो बच जाती हैं उन्हें हम alternate keys कहते हैं। So alternate keys are the ones which are left after choosing one of them as a primary key। और जो कॉलम दूसरे टेबल के साथ रिलेशन बनाने में मदद करता है, so जिसकी हेल्प से आप दूसरे टेबल के साथ लिंक बना सकते हो, that is called foreign key। सूरज, जब आपको ऑप्शन में यूटिलिटी और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों की ऑप्शन दी हो तो एज पर दी अम्ब्रेला रूल आपको बड़ा वाला क्लासिफिकेशन चूज करना है, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, अगर दोनों ऑप्शंस दी हुई हैं तो, ठीक है। अंशिका ने क्या पूछा था? पेज फॉल्ट। अब देखो, एक टेक्निक है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ही कम है, बट कैश और एसएसडी में से कौन सी मेमोरी फास्ट है? एसएसडी। लेकिन अगर फ्लैश मेमोरी और एसएसडी में से पूछा जाए तो एसएसडी फास्ट है। अगर आपका हार्ड डिस्क और एसएसडी में से पूछा जाए तो भी हार्ड डिस्क सॉरी एसएसडी फास्ट है। मतलब सेकेंडरी स्टोरेज में कोई भी डिवाइस हो, सबसे फास्ट एसएसडी है। और कैश तो हमारी मेन मेमोरी में आ जाती है। CMOS इज अ स्मॉल बैटरी, आकाश, जो कि आपके कंप्यूटर में होती है, स्मॉल सेल की तरह होता है। इट स्टोर्स द करंट सिस्टम्स डेट एंड टाइम। सिस्टम का डेट एंड टाइम स्टोर करता है, ठीक है। फैट इज फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल और NTFS, ये दो टेक्निक्स होती हैं जिसकी हेल्प से हम ये ट्रैक करते हैं कि कौन सी फाइल कहाँ पे स्टोर्ड है। तो पहले होता था फैट, अब फैट यूज नहीं होता, अब उसकी जगह पर NTFS यूज होता है। सो फैट टेल्स यू कि आपके हार्ड डिस्क में किस लोकेशन पर कौन सी फाइल पड़ी है, उस फाइल के क्या फीचर्स है, मतलब वो रीड ओनली है या वो क्या एक्सटेंशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल इज स्टोर्ड इन फाइल एलोकेशन टेबल। So this is an older way of managing the files on a storage device। जो new way है वो है new technology file system। आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है पेपर में, उससे ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे। So new technology file system। हाँ, वो गलत आंसर है मॉक टेस्ट में, वो मैं ठीक कर दूंगी। मेरे को नंबर बता देना कौन से मॉक टेस्ट में है वो। अच्छा, दूसरी चीज अभी क्या पूछा था आपने? पेज फॉल्ट। अब देखो, हमारे पास ना एक कंसेप्ट होता है वर्चुअल मेमोरी का। वर्चुअल मेमोरी ये कहती है कि हमें अपनी रैम को बहुत बड़ा एज्यूम करना है। सहजप्रीत, टेल मी द मॉक टेस्ट नंबर। So virtual memory is that we assume a much bigger RAM than the original size। तो जो ओरिजिनल साइज है हम उससे कहीं बड़ा रैम को एज्यूम करते हैं, ठीक है। सो दैट इज वर्चुअल मेमोरी, जिसमें आपके पास दो टेक्निक्स होती हैं, एक होती है पेजिंग, एक होती है सेगमेंटेशन। दोनों का लॉजिक एक है कि किसी भी प्रोग्राम को पूरा का पूरा रैम में मत रखो। सो डोंट कीप द होल प्रोग्राम इन रैम। जिसकी जरूरत है सिर्फ उसी को ही रैम में लेकर आओ, तो पूरा प्रोग्राम जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अगर आप सेम साइज के पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो तो उसे पेजिंग कहते हैं। सो इफ द होल प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स ऑफ सेम साइज, दैट इज पेजिंग। बट इफ दे आर डिवाइडेड इनटू लॉजिकल पार्ट्स, कि भाई ये एक फंक्शन है, ये कोड इस काम के लिए है, हिसाब से कोड के हिसाब से अगर आप उसके पार्ट्स करते हो तो वो सेगमेंटेशन होता है, जिसमें सबका साइज अलग अलग हो सकता है।
अब पेज फॉल्ट या सेगमेंटेशन फॉल्ट का मतलब क्या है कि मान लो एक प्रोग्राम का पेज नंबर 2, प्रोग्राम का पेज नंबर 3 और 5 मेमोरी में है, तो अगर हम इनको रेफर करेंगे तो ये हमें रैम से मिल जाएंगे। लेकिन मान लो अगर पेज नंबर 6 को रेफर किया तो वो अभी तो एक्चुअल रैम में नहीं है, हम तो एज्यूम करके बैठे हैं कि सब कुछ रैम में है, बट एक्चुअली देखा जाए तो पेज नंबर 6 इज नॉट इन द रैम। तो अगर जो पेज हमें चाहिए वो हमें एक्चुअल रैम में नहीं मिलता है, so that situation is called page fault. So if we are looking for a page in the RAM and that page is not there in the RAM, उसे पेज फॉल्ट कहते हैं। और फिर कैरी ऑन होता है पेज रिप्लेसमेंट, कि अगर जगह है तो चलो हम नया पेज वैसे ही ले आएंगे, पर अगर जगह नहीं है तो किसी एक पेज को निकालना पड़ेगा और उसकी जगह पर दूसरे पेज को लाना पड़ेगा, एंड उसे पेज रिप्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, इतनी डिटेल में जाके क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बट स्टिल आपने पूछा है तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि पेज फॉल्ट क्या होता है। वो 6 आपका वर्चुअल मेमोरी में होगा, मतलब हार्ड डिस्क में होगा आकाश, वहां से रीड करके लाना पड़ेगा। वी हैव टू रीड फ्रॉम द हार्ड डिस्क इन दैट केस, क्योंकि हमारी रैम का साइज तो इतना ही है ना, तो हार्ड डिस्क में से उसको लेकर आएंगे और फिर हार्ड डिस्क में किसी एक पेज को वापस निकाल देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज देखो, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज में आपके पास, आप बताते जाओ किस किस चीज के लिए होती हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर आपके कंप्यूटर चिप लगी होती है, जैसे एसी में टाइमर की ऑप्शन होती है ना, मोड की ऑप्शन होती है, वॉशिंग मशीन में होती है, आपकी डिजिटल वॉच में होती है। सो वॉच इज नॉट अ कंप्यूटर, बट उसके अंदर एम्बेडेड कंप्यूटर तो है ना। सो एम्बेडेड कंप्यूटर्स आर विच आर देयर इन सम अदर डिवाइस। ये पैच वाला क्वेश्चन मैंने आपको मॉक टेस्ट में इसलिए दिया क्योंकि मुझे लगा कि कहीं पूछ ना लें। तो जब हम किसी एरर को, जब किसी वायरस का जो क्रैक मिलता है ना नेट पे, सो वायरस से बचने के लिए तो एंटीवायरस है, लेकिन उस वायरस से जो नुकसान हुआ है उसको ठीक करने के लिए जो आपको नेट पे कोड मिलता है उसे पैच कहते हैं। दैट इज कॉल्ड पैच। सेव हो गया। ओके, कंट्रोल सी। पाइथन इंटरप्रेटर यूज करता है जतिन। कंपाइल टाइम इज व्हेन योर प्रोग्राम इज कंपाइल्ड, जब आपका प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज से कन्वर्ट हो रहा है मशीन लेवल लैंग्वेज में, दैट इज कंपाइल टाइम। जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसे कहते हैं रन टाइम। दिस कैन बी क्लोजिंग अ विंडो और शट डाउन। हाँ सार्थक, कंट्रोल एन एस टू मेक अ न्यू फाइल। कंपाइलर कंपाइलिंग करता है आशीष। कंपाइलिंग इज द टास्क विच इज डन बाय अ कंपाइलर। अगर आपको विंडोज के बीच में स्विच करना है, जैसे मेरा अभी सबलाइम खुला है, मैं ऑल्ट टैब करूंगी तो दूसरी विंडो खुल जाएगी। तो जितनी भी ओपन विंडोज हैं, अगर आपको उनमें स्विच करना है तो ऑल्ट टैब हम यूज कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू टू क्लोज ऑल दी टैब्स इन द ब्राउजर एट वंस। ओके, ठीक है। F5 होता है मोस्टली लैंग्वेजेस में एग्जीक्यूशन के लिए, जैसे पाइथन में अगर प्रोग्राम को रन करना है तो F5 प्रेस कर सकते हैं। अगर आपका वेब ब्राउजर ओपन है तो F5 का मतलब होता है रिफ्रेश करना। हाँ, मैंने अभी अभिनय नॉर्मल क्वेश्चंस तो आप कर ही रहे हो ना, तो इसलिए थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस डाले कि थोड़ा सा अलग भी करना चाहिए। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सेव और सेव एज में डिफरेंस क्या होता है बेटा? सेव क्या करता है, जब आपकी फाइल कभी भी एक बार भी सेव नहीं हुई, लाइक यू हैव नॉट सेव्ड इट इवन वंस, तो पहली बार आप उसका नाम देते हो और उसको सेव करते हो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हम जब भी सेव करते हैं तो वो एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर ही चेंजेस को सेव करता रहता है।
सो वो एग्जिस्टिंग फाइल में ही चेंजेस को सेव करेगा, दैट इज सेव. सेव एज एग्जिस्टिंग फाइल में चेंजेस सेव नहीं करता है. सेव एज मेक्स अ कॉपी ऑफ द ओपन फाइल. ठीक है, तो सेव एज करने से एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर चेंजेस सेव नहीं होते हैं. वो क्या करता है, इट मेक्स अनदर कॉपी एंड सेव्स ओवर देयर विद अ न्यू नेम. हाँ, इससे ज्यादा शॉर्टकट कीज पूछी नहीं जाती. कंट्रोल ए होता है एक सिलेक्ट ऑल. कंट्रोल ए से आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हो. गो टू इज अ स्टेटमेंट निजल, जिससे हम प्रोग्राम में किसी भी लाइन नंबर पे जा सकते हैं. सो अगर मुझे जंप करना है प्रोग्राम में एक जगह से दूसरी जगह पर, सो आई कैन यूज गो टू. इसको हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहते हैं. सो ब्रांचिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि वी कैन जंप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द प्रोग्राम. तो एक इंस्ट्रक्शन से किसी दूसरे इंस्ट्रक्शन पे जंप करके जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गो टू. सेव एज की शॉर्टकट की नहीं होती. सीक तो एक्सेल में होता है अंशिका. हाँ, ऐसे तो सार्थक F7 भी होता है. F7 इज फॉर स्पेल चेक. शिफ्ट प्लस F7 होता है वर्ड में, दैट इज फॉर चेकिंग स्पेलिंग्स एंड ग्रामर्स मिस्टेक्स. सो सीक और गो टू आपका एक गोल सीक होता है. वैसे वो गो टू सीक नहीं होता. दैट इज गोल सीक ऑप्शन इन एक्सेल, जिसमें हम अपना गोल बता देते हैं कि हमें रिजल्ट ये चाहिए, तो बताओ उसके लिए बेसिक सेल की वैल्यू क्या होगी. जैसे मैं कहती हूँ कि अगर मुझे इतने का प्रॉफिट चाहिए तो मेरा कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए प्रोडक्ट का. दैट इज गोल सीक ऑप्शन. मॉक टेस्ट 16 क्वेश्चन 20. एक मिनट. रजिस्टर अभिनय, अगर मेमोरी पूछी है तो कैश, और अगर नॉर्मल पूछा है विच वन इज फास्टेस्ट, सो दैट इज रजिस्टर. मॉक टेस्ट 16 क्वेश्चन 20. Which of the following is a common extension used in the file name for application programs? हाँ, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो आपने देखा होगा, लाइक अगर आप पाइथन डाउनलोड कर रहे हो या आप कोई और ऐसी चीज जैसे जावा डाउनलोड कर रहे हो, तो जब आप विंडोज में डाउनलोड करते हो तो आपके पास उसकी एक्सटेंशन होती है exe, और अगर आप मैकबुक में डाउनलोड कर रहे हो तो उसकी एक्सटेंशन होती है dmg, है ना. So which of the following is a common extension used in the file name for application programs? It is exe फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल. तो एग्जीक्यूटेबल फाइल की हेल्प से हम प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं. अगर मैकबुक में हम डाउनलोड करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन डीएमजी होती है. 15 was the toughest test till now. Alt F4 is the key to shut down. आकाश अभी तो बताया था बेटा. फाइल एलोकेशन टेबल इज विच स्टोर्स की कौन सी फाइल कहां पर स्टोर्ड है किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में. So in a secondary storage device, where is your file stored? उस फाइल के बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं? वो फैट में स्टोर होती हैं. फैट इज फाइल एलोकेशन टेबल. अब फैट यूज नहीं होता है, अब यूज होता है NTFS, which is न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम. रूट एलोकेशन टेबल, रूट एलोकेशन टेबल तो नहीं होता कुछ. रूट नॉर्मली होता है जहां से हम शुरू करते हैं. तो आपकी रूट डायरेक्टरी होती है. आपका कहीं पे भी ट्री वाला शेप होगा तो उसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको रूट कहते हैं. यस अनुराग, बाइट नंबर की हार्ड डिस्क में कौन से एड्रेस पे कौन सी फाइल स्टोर्ड है, क्योंकि जो आप सेव करते हो तो वो हार्ड डिस्क में कहीं पे जाके तो स्टोर होती है ना, उनको वहां से वापस खोलना भी होता है. वो अप्रोक्सीमेटली लिखा होगा सैफ उसमें, जहां पे आप कह रहे हो 1 GB इज इक्वल टू 1000 MB दिखाता है, सो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली. तो जब हम अप्रोक्सीमेशन में बात करते हैं तो हम 1000 कह देते हैं, लेकिन टू बी स्पेसिफिक इट इज 1024.
जो इसका एक्चुअल है वो 1024 है, ठीक है। उसका रीजन क्या है? 2 रेज टू द पावर 10। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, आईपी एड्रेस जो 4 वाला है, ठीक है, वो तो आपका 32 बिट्स का होता है, आपको पता ही है। सो दिस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स और इसमें हर वैल्यू डेसिमल में होती है 0 to 255। IPv6 जो लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं IPv6 में, ये आपका 128 बिट्स का एड्रेस है, जो कि 16 बाइट्स, सॉरी 16 बिट्स में के ग्रुप में होता है। सो दिस इज 1 बाइट ईच और ये है 2 बाइट्स ईच। 2 बाइट्स मतलब 16 बिट्स का एक ब्लॉक है और बीच में कोलन का साइन होता है, और ऐसे आपके पास 8 ब्लॉक्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। So we will be having 4 hexadecimal digit in each block. तो हर ब्लॉक में 4 hexadecimal digit होते हैं और आपके पास ऐसे 8 ब्लॉक्स होते हैं। So 8 into 6 16। हाँ ठीक है। यूट्यूब पे करंट अफेयर्स, यस सहजप्रीत। अच्छा, हैंड रेज किया किसी ने? हाँ जी, हु रेज्ड हैंड? हैंड रेज किसने किया था? नो वन। अभी आई विल बी टेकिंग जीके साइंस एंड आईटी रिलेटेड क्वेश्चंस, अराउंड 65 क्वेश्चंस हैं वो, ठीक है। वो मैं आपको शाम को कराऊंगी। पहले हम कंप्यूटर्स वाला करेंगे 5 बजे, उसके बाद जीके वाला करेंगे। शेड्यूल नहीं करी है मैंने, अभी शेड्यूल कर दूंगी उसको। नहीं, अगर 1000 और 1024 दोनों ऑप्शन में है तो 1024 ही आएगा। बेटा निजिल, आप सी के अंदर डेप्थ में क्यों जा रहे हो? स्विच कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ नेस्टेड इफ एंड एल्स। इट कैन बी रिप्लेस्ड, बट आपको स्विच और इफ इतनी डिटेल में नहीं करने हैं। अभिनय, उनका डेट ऐसे क्लैश हो रहा है कि उनका सीयूईटी सुबह है और सीईटी शाम को है, पर सेंटर्स दूर दूर हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। बाकी आपके पास हाफ एडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। नहीं, इतनी डिटेल में सी में नहीं जाना निजल। हाफ एडर जो आपका सर्किट है वो 2 बिट्स को ऐड करता है। सो हाफ एडर इज यूज टू ऐड 2 बिट्स एंड इट गिव्स यू अ सम एंड अ कैरी। जैसे आपके पास एक्स और वाई 2 बिट्स हैं, अगर आप 0 और 0 को ऐड करोगे तो सम 0 आएगा, कैरी 0 आएगा। अगर आप 0 और 1 को ऐड करोगे तो सम 1 आएगा, कैरी 0 आएगा। 1 और 0 को ऐड करोगे सम 1 आएगा, कैरी 0 आएगा। 1 और 1 को ऐड करोगे तो सम 0 आएगा, कैरी 1 आएगा। ओके अंशु। यस सार्थक। सो ये आपका 2 बिट्स को ऐड करता है, सो दिस इज हाफ एडर। और जो फुल एडर है आपका, वो 3 बिट्स को ऐड करता है, एक्स वाई जेड को ऐड करके सम और कैरी देगा। तो 3 बिट्स का मतलब है कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट यू विल हैव इफ यू हैव 3 बिट्स? enum is used to change a string value into numeric value, Nijal. Good afternoon, Megha. बताओ, how many combinations will be there if the input is of 3 bits?
यस सैफ अनुराग, क्या कर रहे हो ये? सब लोग ही गलत लिख रहे हैं, हद हो गई। इतने टाइम से पढ़ क्या रहे हो आप? 6 कैसे होंगे? 2 raised to the power 3, हाउ कम यू आर गिविंग 6 एज आंसर? आपको पता है कंप्यूटर में हर चीज 2 की पावर्स में होती है। इट इज 8, सार्थक इज करेक्ट। So 2 raised to the power 3 is 8. You will have 8 different combinations. So it will be 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. So 8 different combinations will be there. अगर आपको ऐसे याद नहीं होते हैं तो सिंपल वेज 4 0 लिखो, 4 बार 1 लिखो, 2 0 2 1 2 0 2 1 0 1 0 1। बेटा रूट डायरेक्टरी जहां पर आपका मेन सब कुछ स्टोर होता है, जैसे सी ड्राइव डी ड्राइव होता है ना, दैट इज द रूट फोल्डर। उसके अंदर फर्दर फोल्डर्स आते हैं। सो यहाँ पर 0 0 0 का सम भी 0 होगा, कैरी भी 0 होगा। 0 0 1 का सम 1 है, कैरी 0 है। 0 1 0 इज सम 1, कैरी 0। 0 1 1 इज 2, 2 का मतलब होता है 1 0। तो 1 0 में सम 0 आएगा, कैरी 1 जाएगा। 1 0 0 इज 1, 1 0 1 is sum 0 carry 1, 1 1 0 is sum 0 carry 1। अब जब तीनों 1 हो जाते हैं, 1 1 1 1 1 1 is 3, 3 का बाइनरी होता है 1 1, सो सम भी 1 सम भी 1 और कैरी भी 1। तो सम भी 1 आएगा और कैरी भी 1 आएगा। मेघा ये मैंने बताया था बेटा कि अगर आपके पास जो डेट्स है ना, वो आपकी 1940s से 50s के बीच में जा रही हैं, तो आप उसको फर्स्ट जनरेशन मानोगे। फिक्स डेट कहीं पे भी नहीं है, सब जगह अलग अलग कुछ ना कुछ बताया हुआ है। और अगर आपकी 50s के लेट 50 से लेकर मिड 60 तक जा रही है तो सेकेंड जनरेशन है। मिड 60 से 70 तक जा रही है तो थर्ड जनरेशन है। 70 के बाद है तो फोर्थ जनरेशन है। 80 के बाद है तो फिफ्थ जनरेशन। आकाश, रूट डायरेक्टरी इज द बेस डायरेक्टरी जहां से आपकी स्टोरेज शुरू होती है। लाइक विंडोज में वी हैव सी ड्राइव डी ड्राइव, तो हम रूट डायरेक्टरी क्या बोलते हैं? सी ड्राइव, सी ड्राइव। फिर उसके आगे फोल्डर होते हैं, फिर उसके अंदर फर्दर फोल्डर्स होते हैं। सो जहां से हम शुरू करते हैं। 20 ईयर्स गैप किस में? 20 ईयर्स का गैप कहां से हो गया? और सेकेंड और थर्ड जनरेशन में तो 5 साल का ही फर्क है सिर्फ। फर्स्ट जनरेशन आपकी 1940 से 50 के बीच में है, ठीक है। फिर जो सेकेंड जनरेशन है वो 65 तक थी। थर्ड जनरेशन 65 ऑनवर्ड शुरू हो गई थी, वो भी 5 साल रही। फिर 70s के बाद आपकी फोर्थ जनरेशन हो गई। और फिर जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम शुरू हुआ इन 80s, तो आपकी फिफ्थ जनरेशन आ गई। लिंकिंग डायरेक्टरी, इट कुड बी लाइक जहां से आप लिंक कर रहे हो या जहां पर आप अभी हो, जैसे रिलेटिव पाथ भी कहते हैं। सो वेयर एवर आई एम करंटली नाउ एट द पोजिशन, उसके रेलेवेंस में दूसरा फोल्डर कहाँ पे है, उसे लिंकिंग डायरेक्टरी कह सकते हैं। आई थिंक सो। Keywords are in every programming language, Anjali. Keywords are those words which are already defined to the translators. So these are the words already defined to the translator, like if, for, int, while। so ये keywords जो है ये आपके पास ट्रांसलेटर के पास पहले से डिफाइंड होते हैं। इनको हम रिजर्व्ड वर्ड्स भी कहते हैं because they can't be used for anything else। are reserved words since can't be used for any other purpose।
अब सिंस आपको सी लिखा हुआ है तो अगर पूछ ले सी में कितने कीवर्ड्स हैं तो सी में 32 कीवर्ड्स होते हैं. सी लैंग्वेज हैज 32 कीवर्ड्स. स्निफिंग बताओ भाई, किसी को पता है तो. एनीबडी नोज व्हाट इज स्निफिंग? Yes, any one of you? हाँ, करता क्या अभिनय? इट्स अ स्पाईवेयर. सो स्निफिंग का मतलब क्या होता है नॉर्मली, है ना? डॉग्स ने सुना होगा आपने, स्निफिंग करते हैं, सूंघते जाते हैं. किस लिए सूंघते हैं? कुछ पता लगाने के लिए. हाँ, चुपके से यूजर की एक्टिविटीज देखना. स्पूफिंग भी वही होता है वैसे तो. स्पूफिंग इज ऑल्सो द सेम थिंग. एक होता है ईव्स ड्रॉपिंग. ईव्स ड्रॉपिंग होता है कि जब डेटा ट्रैवल कर रहा हो तो बीच में से आप डेटा स्टील कर लो. सो व्हेन द डेटा इज अंडर ट्रैवल मोड, मतलब वो किसी ट्रांसमिशन मीडिया से जा रहा है और हम उसको बीच में स्टील कर लें, तो उसे ईव्स ड्रॉपिंग कहते हैं. कैन बी क्रिएटेड बाय एनीवन. सार्थक, मतलब देयर आर मेनी. चाइना के भी बने होंगे और दूसरी कंट्रीज में भी बने होंगे. हाँ, मतलब स्निफिंग इज जासूसी करना बेसिकली. इट्स लाइक किसी भी चीज की जासूसी करना, स्पाई करना उसको, वो चाहे अच्छे पर्पस के लिए हो चाहे बुरे पर्पस के लिए हो. और बताइए. वॉर्म. जो अपनी कॉपीज बनाता रहता है उसको बोलते हैं वॉर्म. वॉर्म का मेन फीचर ही यही होता है, इट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ. वो अपनी इतनी कॉपीज बना देता है कि आपका सिस्टम पूरा उसी से ऑक्यूपाई हो जाता है एंड इट बिकम्स वेरी स्लो. दैट इज कॉल्ड वॉर्म. और जो हिडन वायरस होता है जो किसी फाइल के साथ कनेक्टेड होता है और तभी एक्टिवेट होता है जब वो फाइल रन होती है, उससे कहते हैं ट्रोजन. बूट वायरस होता है जो आपके कंप्यूटर में होगा, लेकिन जब तक आप कंप्यूटर को बूट नहीं करोगे, मतलब स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक रिएक्ट नहीं करेगा. मेगा स्पाईवेयर सिर्फ आपकी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करके अपने ओनर को भेजेगा. ठीक है. अब वो डिपेंड करता है ओनर आपकी एक्टिविटीज को ट्रैक करके क्या करना चाहता है. रैंसमवेयर होता है वो आपके कंप्यूटर में ही आपकी फाइल्स को लॉक कर देता है, जिसे डीओएस अटैक भी कहते हैं. सो डीओएस अटैक इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक. तो इसमें क्या होता है, आप ही के कंप्यूटर में आप अपनी सर्विसेज, अपनी फाइल्स यूज नहीं कर पाओगे. सो आपके जो टाइप्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं. अब उसके बाद वो आपसे पैसे मांगते हैं कि भाई पैसे दो तो हम ठीक करेंगे. दैट इज रैंसमवेयर. एसक्यूएल में आपके पास स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में चार मेन पार्ट्स होते हैं. डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. टीसीएस, ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, या टीसीएल भी कह सकते हो, जिसमें आप डेटा कंट्रोल, मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज या डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. अब डीएमएल में 5 कमांड्स होती हैं. सिलेक्ट, जिसके थ्रू डेटा हम फेच करके देखते हैं. सो डेटा को शो करके देखने के लिए सिलेक्ट है. बाकी सबके नाम से ही पता चल रहा है. इंसर्ट का काम है इंसर्ट करना. SIDU 4 होती है, 5 नहीं होती. डिलीट का मतलब है डिलीट करना, और अगर एग्जिस्टिंग डेटा को चेंज करना हो तो अपडेट कमांड होती है. एक बार अटैक हो जाए तो रिमूव नहीं होता सहजप्रीत, फिर आपको पे ही करना पड़ता है, या फिर साइबर क्राइम वाले अगर कुछ हेल्प कर सकते हैं सो दे कैन हेल्प.
सो ये 4 DML कमांड्स हैं। सिड्डू से आप याद रख सकते हो, SIDU। TCS के अंदर आपके पास 3 ही होती हैं। कमिट मतलब मेक द चेंजेस परमानेंट। सो कमिट का मतलब है चेंजेस को परमानेंट कर दो। रोल बैक का मतलब है अंडू कर दो, कैंसिल कर दो। एंड यू कैन क्रिएट सेव पॉइंट्स। तो हम बीच बीच में जैसे बुक मार्क्स बनाते हैं वैसे यहाँ पर सेव पॉइंट्स बना सकते हैं। इसमें होती हैं 2, ग्रांट एंड रिवोक। आपको किसी को अपने टेबल को यूज करने को देना है तो उसको ग्रांट कहते हैं। आपको वो राइट्स वापस लेने हैं तो वो रिवोक हो जाता है। DDL के अंदर आता है डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना। तो इसमें क्रिएट कमांड होती है, ऑल्टर होती है, ड्रॉप होती है। ये मेन है। इसके अलावा आपके पास ट्रंकेट टेबल भी होती है, यूज भी होती है, डिस्क्राइब भी होती है। ठीक है, सो वी हैव दीज कमांड्स इन DDL। नाइन इज द इंडेक्स निजल। जब आप एरे लेते हो ना 10 साइज का, जब आप 10 साइज का एरे लेते हो, योर फर्स्ट एलिमेंट इज एट पोजिशन 0, सेकेंड एलिमेंट इज एट पोजिशन 1 एंड सो ऑन अप टू 9। नहीं बेटा, ट्रंकेट फंक्शन की बात नहीं कर रही हूँ सार्थक, ट्रंकेट टेबल कमांड होती है। जैसे ड्रॉप टेबल आप लिखते हो, इफ यू राइट ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, तो आपका स्टूडेंट टेबल परमानेंटली डिलीट हो जाता है अलॉन्ग विद द डेटा। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ डेटा डिलीट हो लेकिन खाली टेबल रहे मेमोरी में, तो हम ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट लिख सकते हैं, एंड दैट इज अ DDL कमांड। ट्रंकेट टेबल इज अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड, इट्स नॉट DML। किसके मॉडल्स पूछ रहे हो मेगा? मॉडल्स आपके प्रोग्रामिंग में भी होते हैं, मॉडल्स आपके डेटाबेस में भी होते हैं, मॉडल्स आपके नेटवर्क में भी होते हैं। सो विच मॉडल्स यू आर आस्किंग? DCS के बारे एक बार और बता दो क्या सार्थक? क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे। अच्छा, DCS के बारे में, DCS स्टेटमेंट्स के बारे में। देखो इसमें क्या होता है, जब हम डेटाबेस यूज करते हैं, सो वी कैन हैव मल्टीपल यूजर्स। जैसे आप भी सेम डेटाबेस सर्वर यूज कर रहे हो, मैं भी सेम यूज कर रही हूँ। अब आपको कोई डेटा चाहिए, मेरे पास वो टेबल है, आप मुझे कहते हो कि अलाउ कर दो, तो मैं आपको ग्रांट दे सकती हूँ। आई कैन गिव ग्रांट ऑन टेबल स्टूडेंट टू सार्थक। ठीक है, अब आप मेरा टेबल यूज कर पाओगे, आप मेरे टेबल में से डेटा देख पाओगे, राइट? और अगर मैं थोड़ी देर बाद चाहती हूँ कि नहीं, मुझे आपको यूज नहीं करने देना, आई वांट टू टेक इट बैक, तो मैं रिवोक लिखूंगी ताकि आपके पास से सारे राइट्स हट जाए। तो जब मुझे आपको राइट्स देने हैं अपने डेटाबेस पे तो मैं ग्रांट करूंगी, जब मुझे आपसे वो राइट्स वापस लेने हैं तो मैं रिवोक करूंगी। OSI रेफरेंस मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, TCP IP रेफरेंस मॉडल में 4 लेयर्स होती हैं। नॉन न्यूमेरिक डेटा मतलब जिसमें नंबर्स ना हो, अल्फाबेट्स या स्पेसेस भी हो सकते हैं। नॉन न्यूमेरिक का मतलब है, न्यूमेरिक डेटा क्या होता है? जिसमें सिर्फ डिजिट्स हो, है ना? तो जिसमें सिर्फ डिजिट्स हो वो न्यूमेरिक है। जिसमें अल्फाबेट्स, स्पेसेस, स्पेशल सिंबल सब कुछ आ जाए वो नॉन न्यूमेरिक डेटा हो जाता है। हाँ, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के मॉडल्स हैं बेटा। मेघा, SDLC जो नॉर्मल होता है वो वाटरफॉल मॉडल होता है कि पहले एक स्टेप होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है सैफ, आपने कई बैंक्स के अगर अकाउंट नंबर देखे हो ना तो उसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं। बैंक के अकाउंट नंबर में अल्फाबेट्स भी होते हैं फॉर सर्टेन बैंक्स, सिर्फ डिजिट्स नहीं होते। सो दैट्स व्हाई अकाउंट नंबर इज नॉन न्यूमेरिक। बाकी में 0 होगा निजल। सी में अगर हम 10 में से 3 में वैल्यूज इनिशियलाइज कर रहे हैं तो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज विल बी 0। वेब होस्टिंग इज व्हेन यू अपलोड योर वेबसाइट। जब आप अपनी वेबसाइट और उसके कंटेंट्स को अपलोड करते हो वेब सर्वर पे विद अ रजिस्टर्ड URL। ठीक है, आपको एक URL लेना पड़ता है, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
और उसके साथ आप अपनी साइट के कंटेंट को जब अपलोड करते हो ताकि वो कहीं से भी देखा जा सके, तो उसे हम वेब होस्टिंग कहते हैं. सो दैट इज कॉल्ड वेब होस्टिंग. और ये पूरा जो है आपका यूआरएल हो जाता है. डोमेन नेम आपको रजिस्टर कराना पड़ता है. सो इस रजिस्टर्ड डोमेन नेम के साथ आप अपना कंटेंट अपलोड करते हो, and now your site can be viewed anywhere in the world where your internet is working. So it's web hosting. फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट में बेटा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स होता है. जैसे अगर आपको एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना है तो आप लिखोगे स्टार्ट ओवल के अंदर, फिर ऐसे पैरेललोग्राम बनाओगे जिसके अंदर लिखोगे इनपुट रेडियस, फिर ऐसे रेक्टेंगल बनाओगे, कैलकुलेट एरिया एज पाई इंटू रेडियस. फिर पैरेललोग्राम होता है इनपुट आउटपुट के लिए, तो प्रिंट एरिया एंड देन स्टॉप. तो स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए ओवल होता है, इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम होता है, और कैलकुलेशन के लिए रेक्टेंगल यूज होता है. अगर कहीं कंडीशन चेक करना पड़ जाए तो डायमंड या फिर रोम्बस शेप यूज होती है. सो व्हेन यू शो द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट. नेट से जैसे godaddy.com है, हॉस्टिंजर है, तो ऐसी साइट्स पे जाकर आप अपना डोमेन नेम खरीद सकते हो. सार्थक, यू हैव टू बाय इट. इट इज अ पेड थिंग. ठीक है. प्रिएम्प्टिव एंड नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग. निजिल, प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग होता है कि जैसे मान लो प्रोसेसर एक जॉब को एग्जीक्यूट कर रहा है और आप उसे बीच में रुकवाकर उसे अगली जॉब असाइन करते हो. ठीक है. सो प्रोसेसर इज एग्जीक्यूटिंग अ जॉब एंड इन बिटवीन इफ वी स्टॉप द प्रोसेसर फोर्सफुली एंड असाइन एट द अनदर जॉब, उसे कहते हैं प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग. और अगर हम ये कहते हैं कि चलो प्रोसेसर जो जॉब एग्जीक्यूट कर रहा है जब वो खत्म करेगा तभी उसको दूसरी जॉब असाइन करेंगे, या जब वो खुद से उसको छोड़ेगा तभी हम दूसरी जॉब असाइन करेंगे, तो वो होती है नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग. सो प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग में वी force the processor to leave a job in between and go for the other one. Non-preemptive में we don't force, let it finish its job, then only it will take the second job. मेघा, इसमें से आपको इतना सब कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए वाटरफॉल मॉडल क्या होता है. ठीक है. स्पाइरल मॉडल या जिसे हम अजाइल भी कहते हैं, तो अजाइल में क्या होता है कि हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करते हैं. ठीक है. वो अजाइल के अंदर आ जाता है कि इट इज एन आइटरेटिव प्रोसेस टू सॉल्व इट, और आपको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग पता होना चाहिए, बस. उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. लैंग्वेज नहीं, हाँ, इसमें कोई लैंग्वेज नहीं होती. लेमैन लैंग्वेज में, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में हम स्टेप्स बताते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो ऐसे डायग्राम के थ्रू दिखा दो. और आकाश, डेटा फ्लो डायग्राम ना फ्लो चार्ट का बड़ा भाई है. फ्लो चार्ट होता है छोटे प्रोग्राम्स के लिए. तो छोटे छोटे प्रोग्राम्स का लॉजिक अगर आपको दिखाना है तो आप फ्लो चार्ट से दिखा सकते हो. लेकिन जब आपको पूरे बड़े प्रोजेक्ट का दिखाना होता है कि क्या इनपुट आएगा, फिर उसके ऊपर क्या क्या प्रोसेसेस होंगे, फिर क्या आउटपुट आएगा, सो डेटा कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है बिटवीन द प्रोसेसेस, so that is done with the help of data flow diagram. So data flow diagram is also a pictorial representation, बट ये बहुत लार्ज लेवल पे होता है. इसके अंदर लेवल बाय जैसे डीएफडी लेवल 0 होता है जो कि सिर्फ ओवरऑल वर्किंग दिखाता है, फिर डीएफडी लेवल 1 होता है, फिर डीएफडी लेवल 1.1, 1.2 ऐसे भी हो सकता है. सो वी फर्स्ट शो द ओवरऑल स्ट्रक्चर कि भाई क्या इनपुट आ रहा है, क्या प्रोसेस होके आउटपुट आएगा, फिर उसके छोटे 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 पार्ट्स को और डिटेल में बताते जाते हैं हम. So पूरी एक एक मॉड्यूल की वर्किंग which shows that what's the input, what's the processing, what's the output, that is shown in the DFD, data flow diagram. Yes मेघा, waterfall मतलब एक के बाद एक, and spiral और agile का मतलब है कि एक बार करने के बाद फिर से घूमते हैं, फिर दोबारा से घूमते हैं. Command is instruction to be executed. Command is any instruction given to the computer जिसके accordingly वो काम करेगा. That's a command. मैंने कल एक पीडीएफ भी भेजी थी क्विक रिवीजन के लिए, वो मिल गई थी सबको.
ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है मेघा, ओवरऑल रिजल्ट को चेक करना सिर्फ, कि भाई अगर मैं चेक कर रही हूँ कि एक रेस्टोरेंट में मैंने अपना ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया, डिलीवरी सही से हो रही है या नहीं, सो दैट इज द ओवरऑल वर्क। सो दैट इज, नहीं एमसीक्यू वाली नहीं, नोट्स वाली भेजी थी एक नोट्स की फाइल भेजी थी मैंने कल, दोनों जगह पे, टेलीग्राम में भी भेजी थी और ऐप के ग्रुप में भी भेजी थी। मैं अभी दोबारा से भेजूंगी, वो देखना, उसमें आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। उसमें कंप्यूटर बेसिक्स के सारे टॉपिक्स हैं। फ्लो चार्ट के सिंबल्स आपको ये याद रखने हैं, दिस इज स्टार्ट एंड स्टॉप। तो स्टार्ट स्टॉप के लिए यूज होता है ओवल। अगर कोई कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए होता है रेक्टेंगल। दिस इज पैरेललोग्राम, इट्स यूज्ड फॉर इनपुट आउटपुट। देन दिस इज रोम्बस, इसमें हम कंडीशन दे सकते हैं जिसके अंदर से दो लाइंस निकलेंगी, एक ट्रू के लिए एक फॉल्स के लिए, कि ट्रू है तो क्या करना है, फॉल्स है तो क्या करना है। सर्कल यूज होता है एज अ कनेक्टर एंड यू हैव एरो लाइंस टू शो द फ्लो। ब्रिज और गेटवे होते हैं अभिनय, जैसे आपके पास अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं, आपको उनको कनेक्ट करना है, तो आप क्या यूज करोगे, ब्रिज। सो टू कनेक्ट सिमिलर लोकल एरिया नेटवर्क्स वी यूज अ ब्रिज। लेकिन अगर आपको वाइड एरिया नेटवर्क्स कनेक्ट करने हैं जो कि डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, तो उसके लिए यूज होता है गेटवे। ठीक है। अब निजिल इज आस्किंग कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। सो अगर मैं इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ तो एज पर डी मॉर्गन्स लॉ, अंदर वाले का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, प्लस की जगह पर एंड हो जाएगा, और इसका भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो फर्दर डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से अंदर वाले का कॉम्प्लीमेंट यहां पर प्लस हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट, फिर सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इनटू सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। सो बेसिकली जहां जहां पे प्लस था वहां पे एंड हो गया, जहां पर एंड था वहां प्लस हो गया, जहां कॉम्प्लीमेंट था वहां नॉर्मल हो गया, जहां नॉर्मल था वहां कॉम्प्लीमेंट हो गया। एग्जाम्पल नहीं होता, दीज आर द डिवाइसेस ओनली सार्थक। ब्रिज और गेटवे सिर्फ डिवाइसेस हैं, आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए बस। जैसे मान लो एक यूनिवर्सिटी है, उसके साइंस विंग में एक लैन है, फिर उसके कॉमर्स विंग में भी एक लैन है, ठीक है। सो यू हैव डिफरेंट एरियाज, क्योंकि यूनिवर्सिटी का एरिया बहुत बड़ा होता है, यूनिवर्सिटी काफी किलोमीटर तक भी फैली हो सकती है। तो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर अलग अलग विंग्स में अपनी अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं, लेकिन आप उनको आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाना चाहते हो तो वहां ब्रिज यूज हो सकता है, बिकॉज यू आर कनेक्टिंग मल्टीपल लैंड्स टुगेदर। लेकिन अगर आप डिफरेंट बैंक्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हो, बैंक्स तो अलग अलग कंट्रीज में है, सो व्हेन यू आर कनेक्टिंग दैट टुगेदर, सो इट विल बी अ गेटवे। सबनेट इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड राउटर्स जो कि यूज होता है टू कनेक्ट वेरियस नेटवर्क्स टुगेदर। नहीं, इतना सब नहीं आएगा, वो तो अब आप जो जो पढ़ रहे हो पूछ रहे हो, मैं बताते जा रही हूँ, पर जो मैंने बताया है कि इंपॉर्टेंट है उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। नहीं, सारी नहीं याद रखनी मेघा वो। अंजलि, इनकैप्सुलेशन इज अ टेक्निक ऑफ मेकिंग अ क्लास, है ना। सो इनकैप्सुलेशन तो सिर्फ ये है कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास को डिफाइन कैसे करते हो, हाउ डू यू ग्रुप द डेटा एंड द ऑपरेशंस टुगेदर, ठीक है, दैट इज इनकैप्सुलेशन। पॉलीमॉर्फिज्म इज डिफरेंट, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है सेम थिंग बिहेविंग इन डिफरेंट वेज, तो एक ही चीज अलग अलग तरीके से काम करती है। जैसे कि अगर आप पाइथन में प्लस यूज करते हो, 3 + 7 यू गेट 10, लेकिन अगर आप लिखते हो 3 + 7 यू गेट 37। सो आपका जो प्लस है वो अगर इंटेजर्स के साथ यूज हो रहा है तो अलग वैल्यू आ रही है, वही प्लस अगर मेरा स्ट्रिंग्स के साथ यूज हो रहा है तो अलग वैल्यू आ रही है, राइट। सो वी गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज इन बोथ द केसेस। सो पॉलीमॉर्फिज्म मींस कि सेम चीज अलग तरीके से बिहेव कर रही है,
डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस टाइप की वैल्यू पे काम कर रही है. एन इनहेरिटेंस इज कि आपके पास एक क्लास है, उसी के फीचर्स को यूज करके आप एक और क्लास क्रिएट कर रहे हो. सो दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. सार्थक उसमें से अभी आएगा नहीं, वो आराम से कर लेंगे बाद में, है ना. अभी तो पूछा था मेघा ने निजल. बेटा इनकैप्सुलेशन अगर मैं आपको पूरा समझाऊंगी वो आपके सिलेबस में नहीं आएगा आपको समझ. इनकैप्सुलेशन इज दिस: आई एम मेकिंग अ क्लास स्टूडेंट. स्टूडेंट के अंदर क्या होता है? उसका एडमिशन नंबर होता है, उसका नाम होता है, उसके मार्क्स होते हैं. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का डेटा लो, फिर उसके अंदर आप उस पे काम करने वाले ऑपरेशंस को डिफाइन करो. लाइक यू डिफाइन इनपुट. इसमें मैं कोड लिखूंगी जिससे ये तीनों चीजें इनपुट होंगी. फिर मैं एक और फंक्शन बनाऊंगी रिजल्ट, जिसमें मुझे स्टूडेंट का रिजल्ट शो कर. सो ये पूरी चीज जो है क्या बनेगी? क्लास. सो द प्रोसीजर ऑफ क्रिएटिंग अ क्लास. So procedure of creating a class having the data members and the functions to work upon that data members is called encapsulation. So जो डेटा है और उस पर परफॉर्म होने वाले जो ऑपरेशंस हैं, जब हम उनको डिफाइन करते हैं एक कोड के अंदर, ठीक है, उसे इनकैप्सुलेशन कहते हैं. बेटा अगर आप कोई डीसीएस मिस करते हो तो एक बार जो रिकॉर्डेड में अपलोड करती हूँ उसको देख लिया करो. एरेज और लिंक लिस्ट का प्रॉपर टेबल बना के मैंने डिफरेंस बताया था पिछली क्लास में. एरेज कंटिग्यूअस होते हैं, लिंक लिस्ट नॉन कंटिग्यूअस होती है. एरे रैंडम एक्सेस होता है, मतलब किसी भी लोकेशन पे जाकर डायरेक्ट वैल्यू उठा सकते हैं. लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता, इट इज सीक्वेंशियल. अगर आपको किसी भी पोजीशन पे जाना है फर्स्ट से ही शुरू करना पड़ता है. फिफ्थ पे जाना है तो फर्स्ट से सेकंड पे जाओगे, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ. सो ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं. ठीक है. सो अब 5 बजे मिले, राइट. 5 o'clock I'll see you on YouTube with MCQs on computer. एंड रात को रखते हैं क्लास अराउंड 8:39, जिसमें हम करेंगे जीके के क्वेश्चंस. ठीक है. सो रात को वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जीके. बोलो मेघा. बाय सेफ. पीडीएफ से कराऊंगी अंशिका. क्विज अटक जाता है ना बीच में, फिर प्रॉब्लम हो जाती है. सो अभी आज लास्ट 2 डे जो है वो हम पीडीएफ से ही करेंगे. हाँ, यूट्यूब पे 5 बजे है कंप्यूटर अवेयरनेस की, और 9 बजे लगा लो आप, 9 बजे जीके. रात को 9 बजे जीके करेंगे यूट्यूब पे. 7 बजे रख लो जीके. मेगा उसमें आपको सिर्फ इतना समझना है कि पीसी रजिस्टर किस लिए होता है.